चलिए बेटा, जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वेरियस मोड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस, जिनमें हमने कॉमन बेस मोड, कॉमन एमिटर मोड और फिर कॉमन कलेक्टर मोड भी पढ़ा था. आई होप कि आप वो लेक्चर जो है बड़ी सीरीज में चल के पढ़ेंगे एंड देन ओनली यू मे ट्राई टू make yourself understand the concept of transistor as an oscillator, as an amplifier. Sorry. Now, when we talk about an amplifier, the word itself suggests that any device which has a tendency to amplify something. Amplify करने का मतलब to increase the amplitude of your signals. ठीक है ना. आपके सिग्नल जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बात कर रहा हूँ या आपके रेडियो में कोई बात आ रही है, कोई आवाज आ रही है, या आपका कोई सिंगर है वो गा रहा है कोई गाना, तो दिस वॉइस विल नॉट रीच टू यू until and unless you are amplifying these voices. And what does amplification mean? Amplification means to simply increase the amplitude. Amplitude increase करना आपके AC signals का without changing the frequency. This is very important. The frequencies are not changed, ठीक है? It is only the amplitude which changes. कैसे? ये आप देखें. Say for example आपका इनपुट ये है, ठीक है? इसमें एम्पलीट्यूड से यहाँ पे Vm, ठीक है? This plus Vm and this will be minus Vm, ठीक है ना? Now you want to change the input. You want to amplify this input. That is, you will feed this into an amplifier, ठीक है? Into an amplifier. और आपको जो एम्पलीफायर है वो इसको कुछ करके, ठीक है ना, इसमें जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज कर देगा. इंक्रीज करने का मतलब आपका एम्पलीट्यूड जो है ये आ गया V डैश और ये आ गया माइनस V डैश. ठीक है. तो किया क्या आपने अपने इनपुट का जो अपने फीड किया, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम में आपको समझ आ रहा है कि आपका इनपुट जिसमें स्मॉल वेरिएशंस थी इनपुट में, आपके आउटपुट में वेरिएशंस इंक्रीज हो गई, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया. एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई. ठीक है. अब ये होता कैसे वो हम देख लेंगे, हाउ डज इट एम्पलीफाई एक्चुअली वर्क. बट in order to understand the concept, you may simply recapitulate that amplifier is a device which has a tendency to increase the amplitude of your signals, ठीक है, without changing the frequency. ठीक है. It very small inputs are fed into the signal, into the amplifier. आप छोटे छोटे small inputs feed करते हैं on the input side, और on the output side you get much larger outputs. ठीक है. Much larger energy signals, much larger signals with larger intensities. ठीक है कि नहीं. Now इस चीज को कहने का मतलब ये है कि हमारा जो से फॉर एग्जांपल इनपुट वोल्टेज Vi था, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है से Vo, तो मैं ये कह सकता हूं दैट एम्पलीफायर की जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी दैट द आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी मोर देन द इनपुट वोल्टेज. है कि नहीं. इस चीज को हम एम्पलीफायर बोल सकते हैं. लेकिन ऐसा भी केस होगा कि आपका आउटपुट वोल्टेज जो है इट विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज. हमने कॉमन बेस मोड, कॉमन कलेक्टर मोड, कॉमन एमिटर मोड पढ़ा था और हमने बफर्स की बात की थी जहां पर गेन फैक्टर जो थे वो करीब करीब 1 आ रहे थे, यूनिटी आ रहे थे. तो हमने उनको बोला कि भाई ये अगर हो रहा है देन योर डिवाइस इज एक्टिंग एज अ बफर. ठीक है. हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका आउटपुट जो है इट इज लेस देन द इनपुट. ठीक है. तब क्या होगा, शाबाश, then that time you will call your device as an attenuator. ठीक है ना. लेकिन अगर हम एम्पलीफिकेशन की बात करना चाहें then your output voltage must be more than the input voltage. ठीक है कि नहीं. और हम फिर एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात करते हैं. What will be the amplification factor? The voltage amplification factor. Amplification of the voltage factor will be the output voltage divided by the input voltage, and of course this has to be greater than 1. समझ गए कि नहीं. तब जाकर आपका डिवाइस जो है हम उसको एक एम्पलीफायर का नाम दे सकते हैं. ठीक. ना एम्पलीफिकेशन की बात करें तो हमने ऑलरेडी ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं और हमने बीजेटी पढ़ा. बीजेटी में हमने देखा कि 3 टर्मिनल्स होते हैं, 2 जंक्शंस होते हैं, बाइपोलर है क्योंकि होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स बोथ हेल्प इन द कंडक्शन. और हमने देखा कि वी कैन यूज दिस बीजेटी एज एन एम्पलीफायर. क्यों? क्योंकि कॉमन बेस मोड में हमने अल्फा की बात की, कॉमन एमिटर में हमने बीटा की बात की, कॉमन कलेक्टर में हमने गामा की बात की, और हमने उनके बीच में रिलेशंस देखी और हमने देखा कि आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट्स, आउटपुट पावर जो एम्पलीफाई हो सकते हैं इफ you are using this BJT in a particular set of configuration.
ठीक है। इसी तरह से आपका ट्रांजिस्टर अगर हम इस्तेमाल करें, यू कैन ऑल्सो यूज FET, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज MOSFETs, अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद होंगे, यू कैन ऑल्सो यूज MOSFETs, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, जिसमें मैंने कहा था मेटल ऑक्साइड इज एक्चुअली मिसनोमर, इसमें सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, मेटल की बात नहीं है, लेकिन मेटल ऑक्साइड के कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू एम्पलीफाई योर इनपुट सिग्नल्स, टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ योर इनपुट सिग्नल्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चीज को आगे लेके जाएं तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ बीजेटी को इस्तेमाल करना है एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। और बीजेटी को एम्पलीफायर इस्तेमाल करने के लिए आपने ऑलरेडी मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। हमने ये देखा था इट इज मोस्टली द कॉमन एमिटर मोड व्हिच शोज करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन, दैट टू इनॉर्मस गेन्स, ठीक है ना, एज कंपेयर टू कॉमन बेस, एज कंपेयर टू कॉमन कलेक्टर। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा गेन की प्रॉपर्टी जो है दैट इज इन केस ऑफ कॉमन एमिटर मोड, ठीक है। एंड दस व्हाट वी डू, वी आर यूजिंग बीजेटी, वी आर यूजिंग बीजेटी इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे? शाबाश, मैंने कहा था NPN मोड, NPN मोड, कॉमन एमिटर मोड, BJT is used in order to amplify your signals, and those amplifications help us to increase the, हम कह सकते हैं, हमने कहा कि बहुत भारी आवाज आउटपुट पे आ गई, आपका माइक्रोफोन जो आपने स्मॉल बातें की, लेकिन आपका लाउड स्पीकर वो इसको एम्पलीफाई करके जाता है, ठीक है कि नहीं। तो हम दरअसल कॉमन एमिटर मोड NPN ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं टू एम्पलीफाई दोज सिग्नल्स, ठीक है। ओके, विल कंटिन्यू विद इट। Okay, now when we talk about a BJT being used as an amplifier, तो पहली चीज जो आपने याद रखनी है that BJT की पहली बात जो आप याद रखेंगे that we are using a common emitter mode BJT, ठीक है, in NPN form, ठीक है, and you are operating this common emitter mode, you are operating this NPN transistor in active region। किस रीजन में? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था दैट कॉमन एमिटर मोड इन जनरल ट्रांजिस्टर में 3 रीजन्स होते हैं। जब आप इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर को तो 3 रीजन्स होते हैं। कौन सा? एक्टिव रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है, और हमारा एक और रीजन होता है जिसको हमने कट ऑफ रीजन का नाम दिया था। तो हम जब भी एक ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करना चाहें एज एन एम्पलीफायर, a common emitter mode in NPN transistor will be used in active region, that is active region में अगर याद होगा तो मैंने आपको कहा था, शाबाश, the emitter based junction must be forward biased, यानी कि आपका इनपुट साइड must be forward biased, और जो आपका शाबाश कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दिस मस्ट बी रिवर्स बायस्ड, ठीक है, रिवर्स बायस्ड, दैट इज आप फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज एमिटर बेस साइड से दे, आप रिवर्स बायस्ड वोल्टेज कलेक्टर बेस साइड से दे, ठीक है, और आपका एमिटर जो होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बीजेटी को इस्तेमाल करना एज एन एम्पलीफायर, यू मस्ट बी एबल टू सिलेक्ट द ऑपरेशनल पॉइंट। ऑपरेशनल पॉइंट, आपका ऑपरेशनल पॉइंट क्या होता है वो भी हम समझ लेंगे, लेकिन आप यू मस्ट बी इन अ सिचुएशन दैट यू मस्ट बी एबल टू एडजस्ट, यू मस्ट बी एबल टू स्टेबलाइज द ऑपरेशनल पॉइंट। ये ऑपरेशनल पॉइंट होता क्या है ये आप देख लीजिए। अगर मैं एक कॉमन एमिटर की बात करूं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़े हैं कि नहीं? और अगर आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉमन एमिटर मोड, आई एम शोइंग ए कॉमन एमिटर जंक्शन, देख लीजिए कॉमन एमिटर जंक्शन, this is the collector, this is the emitter because the arrowhead, and this is the base, ठीक है, okay, then this is obviously an NPN transistor, NPN transistor, ठीक है, the emitter will be common, therefore it will be grounded, ठीक है, and what I'll do, I'll be supplying some DC biased voltages, say this is the resistance, output resistance, N will be connected to the P side, ठीक है, एंड यहां से अगर हम देखें तो एक रेजिस्टर लगा होगा जहां से आप इनपुट लेंगे और एक बैटरी लगी होगी, ठीक है, दिस इज द VBB
this is VCC because it is connected to the collector. This is load resistance and this is input resistance. ठीक है? And if you show the direction of the currents, then the current direction will be somewhat like this. The currents will be somewhat like this. That your base current will be like this into the transistor. Your collector current will be into the transistor. Therefore, your emitter current will be like this. ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ लिया है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. नाउ यहाँ पर मैंने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में VBE लिखा होगा, यहाँ पे VCE लिखा होगा. VCE, VCC, they're actually same if this RL is 0, if this RI is 0, ठीक है, because they are biasing voltage only, ठीक है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, now VCC तो applied voltage है, ये किसके बराबर होगा? ये होगा जो voltage drop across this होगा collector and emitter, this will be VCE, ठीक है, plus the drop across this external resistor. लेकिन जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टर का ड्रॉप 0 होगा तब VCC और VCE सेम हो. तो इस वक्त मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं इन दो के बीच डिस्टिंग्विश कर पाऊं. ठीक है. इसी तरह से अगर यहां से देखें तो देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड द एमिटर, बिटवीन VBE, है कि नहीं. और यहां पर जो आपने सप्लाई दे दी है दैट इज VBB, एंड यहां पर भी VBB विल बी इक्वल टू the drop across this internal input resistance and the summation with VBE. ठीक है. अब यहां पे देखें तो मैंने अभी तक DC एनालिसिस की थी कॉमन एमिटर मोड की, लेकिन इस वक्त we have to go with the AC एनालिसिस. तो AC एनालिसिस को समझने के लिए first of all let me tell you what this operational point is. Now operational point के बाद we are actually talking only regarding the DC supplies. हमने तब AC कुछ भी अभी नहीं दिया, ठीक है, AC हमने कुछ भी नहीं दिया, और AC नहीं दे दिया, सिर्फ DC कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द आउटपुट साइड देखना चाहेंगे. तो DC साइड पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, शाबाश, will be a graph between the output current, the IC in milliamperes, and the output voltage across collector and emitter, that was VCE. ठीक है ना, VCE in volts, ठीक है, at constant values of the base current constant करेंगे for different values of the base current. ठीक है. तो ग्राफ जो थे वो कुछ ऐसे आ रहे थे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है. ये वाला रीजन वी कॉल दिस रीजन एज द कट ऑफ रीजन, ठीक है, और ये वाला रीजन वी कॉल दिस रीजन एज द सैचुरेशन रीजन, एंड देन वी टॉक अबाउट दिस रीजन, दिस वाज द एक्टिव रीजन. और एक्टिव रीजन में हमने कहा आप चेंजेस, अगर आपकी से बेस करंट यहाँ पे 0 थी, 0 माइक्रो एम्पियर, ये 1 माइक्रो एम्पियर, ये 2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, आप बेस करंट में चेंजेस ला रहे हैं माइक्रो एम्पियर्स, लेकिन आपकी कलेक्टर करंट में चेंज आ रही है इन मिली एम्पियर्स. तो इस वाले स्टेज को हमने क्या बोला था? एक्टिव स्टेट. ठीक है, जिसमें आपका कलेक्टर करंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ VCE बट डिपेंड्स ऑन द बेस करंट. ठीक है. ओके, नाउ इफ यू लुक एट द ग्राफ, I may plot one more equation which will be the equation when I'll not be supplying any input voltage on the input side. That is, हमने कोई भी इनपुट साइड पे सप्लाई नहीं दी, हमने कोई भी सिग्नल इनपुट साइड पे नहीं दिया. ठीक है, हम कोई भी इनपुट इसमें फीड नहीं कर रहे. दैट इज योर VBE will be 0, VBE will be 0, VBE will be 0. When your VBE will be 0, this condition is called as quiescent condition. क्या बोलते हैं इसको? quiescent condition. और quiescent condition में we are talking only about the characteristics of the output side. ठीक है, तब आप देखें, अब अगर आप यहां पे देखें तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के एतबार से वही मैंने कहा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यू हैव टू अज्यूम सम करंट्स. यहां पर कोई करंट अज्यूम करते हैं, दिस इज IC, तो इट इज फ्लोइंग इन दिस लूप लाइक दिस IC. ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें then we are encountering this negative terminal पहले, so its potential will be taken as positive. So VCC according to Kirchhoff's voltage law in this loop will be equal to, shabash, it will be equal to the drop across this resistor which will be ICRL plus the potential difference across collector and emitter which is VCE. ठीक है, लेकिन अगर यहां देखें तो
यहां आईसी निकालने की कोशिश करें, विच इंप्लाइज आईसी विल बी इक्वल टू वीसीसी माइनस वीसीई, ठीक है ना, माइनस वीसी डिवाइडेड बाय आरएल, यहां पर आरएल भी लिखते हैं, यहां पर भी आरएल लिखते हैं। नाउ इस ग्राफ को देखें, तो द ग्राफ इज बिटवीन आईसी एंड वीसीई, आईसी and VC. Therefore, this equation represents the equation of a straight line. Exactly. Y is equal to, यहाँ पर C आ रहा है intercept minus mx. Therefore, from the equation we are seeing that this equation represents a straight line with a negative slope, and with positive intercept. And therefore, if I plot this graph here, in this graph, the equation will somewhat be like this. ऐसा आएगा ना, ठीक है। यहां पे आप देखिए इंटरसेप्ट कितना है, VCC by RL, तो दिस इज VCC by RL, ठीक है, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट, therefore this is the intercept. VCE along this line, and यहां पे आप देखें स्लोप जो आ रहा है, it is -1 upon RL, तो स्लोप जो है m, it is -1 upon RL, ठीक है। तो यहां पे आपका VCE 0 है और आपका तब IC ये आ गया, लेकिन यहां पे आपका IC 0 है। जब IC आपका 0 होगा तो जो आपका VCE है वो आपके VCC को बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, दिस इज VCC एंड दिस पॉइंट इज VCC upon RL. Now this line, when you are not feeding any input signal on the input side, this line is called as the DC load line. क्या बोलते हैं इसको, ठीक। And from the DC load line, you are seeing that this DC load line is intersecting the output characteristic curve of the common emitter junction at several points. These points are called as Q points. क्या बोलते हैं, और operational points क्या कहते हैं, or you might call this as quiescent point, ठीक है। इन पॉइंट्स पे we say that इन पॉइंट्स पे आप देखें, इन पॉइंट्स पे the DC load line is intersecting the output characteristics of the common emitter junction, और इन पॉइंट्स को हम Q points, operational points और quiescent points कहते हैं। Now in order to select the actual operational point, मैंने आपको कहा while using the BJT as an amplifier, you must be very much sure about the operational point. Your operational point must not shift, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि जो डीसी लोड लाइन है ये 2-3 जगह पे आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो आपके पॉइंट्स जो है, आप इस पॉइंट ए को भी क्यूसेंट पॉइंट मान सकते थे, आप इस पॉइंट क्यू को भी क्यूसेंट पॉइंट मान सकते थे, आप इस पॉइंट बी को भी क्यूसेंट पॉइंट मान सकते थे। लेकिन आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स we have to select only one point which will be the actual operational point in case of the common emitter junction. और इसमें होता क्या है वो आप देख लीजिए, आप एक ही सिलेक्ट क्यों करना चाहेंगे। दरअसल अगर मैं इस चीज को हटा दूं, यहां पे आप देख रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपका क्यूसेंट पॉइंट ए है, मैं यहां पे बना रहा हूं। अगर आपका क्यूसेंट पॉइंट ए है, तो क्यूसेंट पॉइंट अगर ए होगा तो जो आपका इनपुट सिग्नल होगा वो कुछ ऐसे होगा, इनपुट सिग्नल जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अगर आप इस इनपुट सिग्नल को देखें, दिस इज द पॉजिटिव हाफ, दिस इज द नेगेटिव हाफ, तो अब जो आपका आउटपुट करंट होगी, आउटपुट करंट के एतबार से आप देख रहे हैं इनपुट का कुछ हिस्सा जो है वो किस में आ रहा है, सैचुरेशन रीजन, और जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट करंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। नेगेटिव हाफ तो फुल आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपका इनपुट पॉजिटिव हाफ है दैट इज बीइंग क्लिप्ड। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हिस्सा ऑफ द करंट इट इज कमिंग इन द सैचुरेशन रीजन, ठीक है। यानी कि फॉर ऑल दोस पॉइंट्स which are Q points which are close to the saturation region, the positive half of the input is clipped, and therefore आपका जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है करंट का, वो आउटपुट सिग्नल जो है वैसा नहीं है जैसा आपने फीड किया था, ठीक है, वैसा नहीं है जैसे आपने यहां से इनपुट साइड पे दे दिया था,
ठीक है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फेथफुल एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। क्यों? क्योंकि इसमें चोरी हो रही। इसी तरह से अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज के एतबार से यू विल सी दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वोल्टेज इज बीइंग क्लिप्ड। ठीक है, हाँ, अब इसको समझने के लिए इतना काफी है। इसी तरह से अगर आप पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी की बात करें ना, पॉइंट बी लाइज वेरी क्लोज टू द कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन जो सिग्नल होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ तो सही है ना, एक्टिव मोड में है ना, क्योंकि एक्टिव मोड में ही आपका एम्पलीफिकेशन होगा। ये वाला पार्ट अभी सैचुरेशन रीजन में था, लेकिन यहां पे आप देखिए आपका पॉजिटिव हाफ जो है साइकिल का वो तो सही है एक्टिव मोड में, लेकिन जो आपका नेगेटिव हाफ उसका कुछ हिस्सा कट ऑफ रीजन में आ रहा है। देयरफॉर अगर इसकी बात करें पॉइंट बी को अगर आप ऑपरेशनल पॉइंट ले तो आपका पॉजिटिव हाफ तो पॉजिटिव सही आ रहा है, लेकिन जो आपका नेगेटिव हाफ जो सिग्नल है वो क्लिप्ड आ जाएगा। कहने का मतलब वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये कब ये हो गया पॉइंट ए के वक्त, ये कब हो गया पॉइंट बी के वक्त। क्यों? आप यहां पर भी देख रहे हो इस वाले किस्से में पॉजिटिव करंट का हिस्सा खत्म हो रहा था, इसमें आप देखेंगे नेगेटिव वोल्टेज का हिस्सा क्लिप हो जाएगा। लेकिन इस वाले हिस्से में अगर वोल्टेज का पॉजिटिव हिस्सा ठीक है, सॉरी करंट का पॉजिटिव हिस्सा सही है, करंट का नेगेटिव हिस्सा क्लिप हो रहा है, देन इस वाले किस्से में अगर वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज के एतबार से यहां पे पॉजिटिव हिस्सा जो है वो क्लिप हो जाएगा। Again, that is from the graph. We have to plot this graph, this equation and say this equation. यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव हिस्सा सही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव हिस्सा सही आएगा और सॉरी पॉजिटिव करंट का हिस्सा सही आएगा, यानी कि नेगेटिव करंट शुड बी सेम, नेगेटिव करंट शुड बी सेम। लेकिन यहाँ पे इस तरह से ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हिस्सा ऑफ द वोल्टेज विल बी क्लिप्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉइंट क्यू की बात करूं, पॉइंट क्यू में जो सिग्नल होगी कुछ ऐसे होगी, तो आप क्या देख रहे हो पॉजिटिव हिस्सा नेगेटिव हिस्सा दोनों एक्टिव रीजन में, और एक्टिव रीजन में होने का मतलब योर ऑपरेशनल पॉइंट विल बी दिस पॉइंट, दैट इज योर ऑपरेशनल पॉइंट विल ऑलवेज बी सिलेक्टेड इन द मिडिल ऑफ द डीसी लोड लाइन। ठीक है, ये डीसी लोड लाइन के एक्सट्रीम्स पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम्स पे खतरा है किसका? एक्सट्रीम्स पे खतरा है क्लिपिंग का। ठीक है, और आपका फेथफुल एम्पलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक्टिव मोड में पॉजिटिव हाफ भी है और नेगेटिव हाफ भी। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशनल पॉइंट। नाउ यू वांट कि आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जब काम कर रहा हो, पहली चीज मैंने कहा आप कॉमन एमिटर मोड को इस्तेमाल करें एज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, और आप तब एक्टिव रीजन में इसको इस्तेमाल करें। एक्टिव रीजन में इस्तेमाल करने के बाद यू हैव टू बी वेरी मच श्योर दैट योर ऑपरेशनल पॉइंट रिमेन्स स्टेबलाइज्ड, इट डज नॉट शिफ्ट। और ऑपरेशनल पॉइंट को आप स्टेबलाइज करने के लिए एक सीमित जगह पर रखने के लिए what you do, you are modifying the actual circuit of the common emitter transaction। ठीक है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जो जंक्शन था ना जिसमें हमने एम्पलीफिकेशन ऑलरेडी देखे, उस सर्किट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो भी हम देख लें। ठीक, और आपने ये देखा कि आपका जो ये क्यू पॉइंट है, क्यूसेंट पॉइंट है, ऑपरेशनल पॉइंट है, ये हमेशा डीसी लाइन के बीच में होगा, एंड इट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डीसी लोड लाइन विद द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन एमिटर जंक्शन। ठीक है, और आप एक और चीज याद रखें कि जो आपका क्यू पॉइंट है, इस पॉइंट पर, सिर्फ इस पॉइंट पर फेथफुल एम्पलीफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, नाउ इफ आई गो टू द सर्किट ऑफ a common emitter mode transistor being used as an amplifier, then the modified circuit will be drawn. It is somewhat like अगर सर्किट की बात करूं, then the circuit is somewhat like this. The circuit is somewhat like this. Common emitter, ठीक, यहाँ पे एक रजिस्टर होगा, यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी। ठीक है, ये कॉमन एमिटर वाला हिस्सा, लेकिन इस कॉमन एमिटर वाले हिस्से में वी आर कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, वी आर कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारा जो है मॉडिफाई हो जाता है सर्किट। एक रजिस्टर ऐसे लगेगा और एक रजिस्टर ऐसे लगेगा। ठीक है, दिस रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द कलेक्टर, सो दिस आरसी
This resistor is connected to the emitter. This is RE. ठीक है. This is of course the base. This is say resistance R1. This is resistance R2. ठीक है. इसी तरह से यहाँ से देखें तो आपके आउटपुट में एक रेजिस्टर लगा होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ एक बैटरी लगी होगी और एक बायसिंग के एतबार से, ठीक है, दिस विल बी ग्राउंडेड. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टर है दिस इज RL द लोड रेजिस्टर, और उसके बाद एक कैपेसिटर लगा होता है, और फिर आप अपना वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स मेजर करते हैं, VO. ठीक है ना. यहाँ से आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, और इनपुट जो है आपका यू विल बी फीडिंग दैट इनपुट बाय मींस ऑफ अ माइक्रोफोन से विद द हेल्प अगेन ऑफ अ कैपेसिटर यहाँ से जुड़ेंगे. ठीक है, कुछ इस तरह से. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दिस सर्किट, इस सर्किट में आप देखें तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा होगा. अभी क्यों होता है ये देखें. These two capacitors are represented by CC. And this capacitor is CE because it is connected across the emitter resistance. ठीक है. अब इनका फंक्शन भी क्या है वो भी आप देख लें. Now actually देखो समझ लो, यहाँ पे आपका इनपुट है, माइक्रोफोन आपने लगा दिया, अपनी बात कह दी, वो यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशंस होती है, आप उन इनपुट्स को एम्पलीफाई कराना चाहते हैं. ठीक है, बिकॉज वो कमजोर होगी. ठीक है, और यहाँ से आप लाउड स्पीकर लगा देते हैं, लाउड स्पीकर एम्पलीफिकेशन के बाद आपकी सिग्नल को इन एयर जो है ट्रांसमिट कर देगा. ठीक. अब होता क्या है, अब देख लें, हमने इस सर्किट को मॉडिफाई किया है. मॉडिफाई क्यों किया वो भी देख लें. ऑपरेशनल पॉइंट हमें चाहिए था, वो भी हमने कैसे रखा वो भी देख लें. दरअसल इन ऑर्डर टू एडजस्ट द ऑपरेशनल पॉइंट दीज टू रेजिस्टर्स RC एंड RE आर एडजस्टेड. RC और RE को हम एडजस्ट करते हैं. क्यों वो भी आप समझ लें. दरअसल ऑपरेशनल पॉइंट की बात अगर करें तो आप चाहते हैं कि आपका ऑपरेशनल पॉइंट जो है वो स्टेबलाइज हो जाए. स्टेबलाइज होने का मतलब उसमें शिफ्ट ना हो. तो शिफ्ट ना होने की कंडीशन में आप ये वाला हिस्सा जो इस पूरे सर्किट का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, this part of the circuit is called as voltage divider biasing circuit. ठीक है, this part is called as the voltage divider biasing. और voltage divider biasing circuit में क्या होता है, आपकी स्मॉल इनपुट्स होती है एज कंपेयर टू दी DC वोल्टेजेस. डीसी इनपुट्स के एतबार से आपकी जो AC ऑल्टरनेटिंग करंट्स होती है, ऑल्टरनेटिवली वैरिंग सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल्स होते हैं, वो कम होते हैं एज कंपेयर टू योर डीसी इनपुट्स. ठीक है, और आप इस सर्किट के एतबार से, इस सर्किट की मदद से उन AC सिग्नल्स, उन स्मॉल AC सिग्नल्स को अपने DC सिग्नल्स के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं ताकि आप उनका एम्पलीफिकेशन कर पाए. ठीक है, तो दिस पार्ट इज द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट. ठीक. अब यहां पे आप देख लें तो 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं. दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय CC. दे आर कॉल्ड एज कपलिंग कैपेसिटर्स. क्या बोलते हैं? कपलिंग कैपेसिटर्स, और यू माइट कॉल देम एज ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स. नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड एज ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स, वो भी आप देख लें. दरअसल बेटा अगर आप देखें तो जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं इनके पास रेजिस्टेंस होती है विच इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. क्या कहते हैं उसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय XC एंड इट इज इक्वल टू 1 by omega C. ठीक है, where omega is the frequency of the input. ठीक. नाउ अगर मैं इन DCs की बात करूं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द DC? ऑब्वियसली करंट्स आपने पढ़ा है, इट इज 0. तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी DC में होती है 0. कहने का मतलब XC जो है दैट विल टेंड टू इंफिनिटी. दैट इज योर कैपेसिटर्स आर एक्चुअली ब्लॉकिंग योर DC सिग्नल्स. दे डू नॉट अलाउ द DC सिग्नल्स टू पास थ्रू देम. दे ओनली अलाउ द AC सिग्नल्स. ठीक है, अब आप यहां देखें, आपको एम्पलीफाई किसको करना है? AC को. आपको आउटपुट में क्या चाहिए? AC चाहिए. देयरफॉर अगर यहां से आप देखें तो ये वाली करंट यहां चल सकती थी जिसकी वजह से आपका AC इनपुट जो है वो उसके साथ मिक्स हो सकती थी. तो आप क्या कर रहे हैं? आप यहां पे एक कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस DC को ब्लॉक कर देगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इस AC को अलाउ कर सकता है.
ठीक, इसी तरह से यहाँ से आपका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एसी का होना चाहिए था, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ये वाली करंट, कलेक्टर करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ पे जा सकती थी ना, लेकिन ये कलेक्टर, ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, इट विल ब्लॉक दैट डीसी करंट, एंड देयरफॉर these capacitors are called as coupling capacitors. Clear? Now we have one more capacitor which is being connected across the RE, the resistance which is connected to the emitter circuit. Here, now this capacitor is called as a bypass circuit, bypass capacitor. Bypass capacitor. Why is this called as a bypass capacitor? वो आप देखें। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस डीसी के सोर्स की वजह से, say this is V against CC, this will be V, sorry, this is V BB, ठीक है, capital letters for DC currents and small letters I'll be using for AC currents, ठीक है। ओके, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो हमने बैटरी इस्तेमाल की, दैट इज VBB, कैपिटल लेटर्स फॉर DC currents, and while I'll be using small alphabets, they'll be used for AC currents, ठीक है। Now IBB की वजह से कुछ करंट होगी, that will be the capital base current, obviously that is not going to flow here, that is going to flow here, this will be IB, ठीक है। और इस इनपुट की वजह से भी कुछ करंट होगी, this will be small IB, ठीक है। Therefore what you're seeing that due to this input, your base currents are due to the inputs that you're feeding, it has fluctuations. AC की बात करेंगे तो इसमें fluctuations, और उन fluctuations की वजह से जो overall base current होगी I-B, ठीक है ना, that will be a fluctuating base current, ठीक है, and fluctuating base current, or I can say a fluctuating base voltage, ठीक है कि नहीं, तो यानी कि a fluctuating input voltage, ठीक है कि नहीं, because input is fed in common emitter mode, the input is fed through the base, therefore you are having a fluctuating input voltage, a fluctuating base current, ठीक है ना। तो आप for example आप 5 मिलीवोल्ट की बात कर रहे हो, 5 मिलीवोल्ट आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया या आपने इनपुट वोल्टेज दे दिया, ठीक है। तो आप देख लें कि जो करंट यहां से आएगी एमिटर करंट, ये एमिटर करंट, अगर ये कैपेसिटर नहीं लगा होता, वो एमिटर करंट यहां से फ्लो होके RE में से कुछ ड्रॉप लेके जाती, दैट वाज गोइंग टू बी VE, है ना, वो कितना होता, IE RE होता कि नहीं। से फॉर एग्जांपल वो 1 मिलीवोल्ट था, और देयरफॉर यू वुड हैव सीन दैट जो आपने इनपुट 5 मिलीवोल्ट को फीड किया था, उसमें आउटपुट में आने से पहले ही कुछ कमी आ गई। आपका इनपुट बिफोर बीइंग फेड, उसमें पहले ही कमी आ गई, तो आप देखोगे 5 - 1 तो आपका 4 मिलीवोल्ट ही अब एम्पलीफाई होगा, यानी कि एम्पलीफिकेशन के बाद भी आप ये देखेंगे कि आपका आउटपुट जो है वो होगा कम एज कंपेयर टू जो 5 मिलीवोल्ट पे आना चाहिए था। इट इज बिकॉज कि यहां से जो करंट चली है उस करंट ने ड्रॉप लिया है, और वो आपके इनपुट वाले ड्रॉप से कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड देयरफॉर यू आर हैविंग लेसर इनपुट वोल्टेजेस। और जब उनको एम्पलीफाई करेंगे हम ये देखेंगे अगर एम्पलीफाइड आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, कम आएगा, ठीक। तो हम क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यहां से कोई ड्रॉप हो, therefore we are connecting it with the help of a capacitor. A capacitor will definitely is going to have, this capacitor offers the alternating currents, है कि नहीं, जो therefore what you'll see that जो IE है, it is going to pass through this, and through this capacitor it will pass into the ground, and thus this capacitor is called as a bypass capacitor. But the condition for this bypass capacitor is that the capacitive reactance of the bypass capacitor, ठीक है ना, bypass capacitor, it should be less than RE by 10, ये इससे कम होनी चाहिए, 10 गुना इससे कम होनी चाहिए। Therefore जब resistance offered is less, currents will definitely follow that path, जिस path से resistance कहाँ होगी, कम होगी। तो यहां से अगर कुछ resistance है, ये और ये they are just to adjust, just to stabilize what the operational point, ठीक। और इसकी वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, 1/10 ऑफ RE। देयरफॉर जो करंट यहाँ पे आएगी वो डेफिनेटली यहाँ से चली जाएगी। वो करंट ऑलवेज फॉलोज दैट पाथ
जहां से उसको शाबाश, जहां से उसको कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा, एंड देयरफॉर आपका 5 मिली वोल्ट में से अब 1 मिली वोल्ट सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, देयर विल बी सम ड्रॉप बट दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, एंड देयरफॉर आपके इनपुट्स में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, ठीक है। देयरफॉर दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड एज अ बाईपास कैपेसिटर। क्लियर? ओके, नाउ it is being understood that when you are feeding the input through the base, there are going to be some variations in the base current, ठीक। और variations in the base current अगर आप देखें, जब base current में variations आएगी तो obvious सी बात है उसके साथ collector जुड़ा हुआ है तो collector में भी variations आएगी। And you have already discussed the output characteristics of a common emitter mode. Common emitter mode में जो हमने output characteristics पढ़े हैं वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे थी। The output characteristic was a graph between the output current, base collector current in milliamperes, to the input voltage. Output characteristic was a graph between collector current, the output current, which is this collector current, and the output voltage. What is the output voltage? Output voltage is the voltage across V, C and E, है ना? एमिटर और कलेक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस, तो दिस इज VCE इन वोल्ट्स एट कांस्टेंट इनपुट करंट्स। तो बेस करंट को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट IB के डिफरेंट वैल्यूज लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ग्राफ जो है वो कैसा था, वो ऐसा था, है कि नहीं। और आपको ये भी पता है कि ये वाला रीजन सैचुरेशन रीजन, ये वाला रीजन कट ऑफ रीजन है, और ये वाला रीजन जो है दिस इज द एक्टिव रीजन। तो आप अब अगर देखें यहां पे आप बेस करंट को माइक्रो एम्पियर्स में चेंज कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक जो चेंजेस आ रही है बेस करंट में दे आर इन माइक्रो एम्पियर्स, ठीक। लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो कलेक्टर करंट में चेंजेस आएगी दे विल बी इन मिली एम्पियर्स, ठीक है कि नहीं। देयरफॉर यू आर सीइंग दैट बेस करंट में स्मॉल वेरिएशंस माइक्रो और मिली में 10⁻³ का फासला है, ठीक है ना। देयरफॉर आप यहां पे देख रहे हैं कि बेस करंट्स में अगर आप स्मॉल वेरिएशंस ला रहे हैं बाय फीडिंग स्मॉल इनपुट्स इनटू द बेस साइड यू आर गेटिंग मच लार्जर वेरिएशंस इन द आउटपुट, दैट इज द कलेक्टर करंट, ठीक। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज बीइंग यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अगर आप देखें if I'll be applying the Kirchhoff's voltage law on input side, तो आप देख लें इनपुट साइड पे वही कंसेप्ट, your VBB शाबाश will be equal to the drop across this resistor, the input resistor RI or R1, that will be IB into R1, ठीक है, ये वाला प्लस some voltage difference across the base and the emitter, है ना। जो ये है इसके दो हिस्से हो गए, कुछ ड्रॉप यहाँ और कुछ ड्रॉप अक्रॉस बेस एंड, यहाँ मैं हटा दूं इसको एक सेकंड, मैं आपके लिए हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला VB और E, ठीक है ना, ये this potential difference plus ये वाला potential difference will be the net potential difference, or you can simply use the Kirchhoff's voltage law ऐसे, this is IB, negative terminal is encountered, therefore positive VBB, that will be equal to drop across this plus drop across this, ठीक है ना, plus मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे VBE, है ठीक। Now try to understand, if you're differentiating this expression, you will get on differentiation, what you'll get change in VBB. Why is there change in VBB? देखो VBB is, मैंने अभी आपको कहा इनपुट को फीड करने के बाद you are having variations of the input currents, therefore you are having variations of the input voltage, and these variations are represented by delta VBB or simply delta V input, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, IB the base current, obviously base current is varying, लेकिन R1 ये तो constant है, therefore मैं कह सकता हूँ it is R1 times delta IB, ठीक है, plus variations in BE. What is BE? It is the potential difference in base and emitter, ठीक है। अब समझना,
फॉरवर्ड बायसिंग के वक्त अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे है। नी वोल्टेज के बाद आपकी इंक्रीज इन करंट्स ह्यूज हो जाती। तो देयरफॉर करंट्स ह्यूज होने का मतलब, बहुत ज्यादा इनॉर्मस करंट्स होने का मतलब, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आपने जो ग्राफ देखा था नी वोल्टेज, यहाँ पे नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट्स, ठीक है, और उसके बाद करंट्स जहां बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है लेकिन करंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही। देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं, एंड दिस इज द ऑब्वियसली द फॉरवर्ड बायसिंग voltage difference between base and emitter. Therefore, these voltages are very small and thus you can neglect this thing. यानी कि इनमें change जो आएगी that will be neglected. Therefore, the change will be zero. ठीक है? Therefore, the change in the input voltage will be equal to शाबाश R1 into delta IB. ठीक है? Call this first equation. ठीक है? इसी तरह से अगर मैं आउटपुट में अब इसी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करूं, on the output side, of course, this is VCC. ठीक है? On the output side, I may say that VCC will be equal to, शाबाश, तो यहां से कलेक्टर करंट ऐसे आएगी, ठीक है ना? तो कलेक्टर करंट अगर ऐसे चल रही है तो this will positive VCC, this will be drop across this plus the difference between C and emitter. So this will be drop across ICRL plus VCE. ठीक है ना? VCE, ठीक है? और यहां पे अगर हम देख लें तो which implies VCE जो है, VCE that is the output voltage in case of common emitter mode, that will be equal to VCC minus ICRL. ठीक है? तो यहां देख लें अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर दूं what is VCE? It is the potential difference across the output. Therefore, it will be differentiating, it will be delta V naught, ठीक है? That will be equal to VCC. इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं, ये तो कुछ भी करंट्स चलिए, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं, बिकॉज दिस इज द बैटरी एंड बैटरी के करंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बैटरी के पोटेंशियल पे, बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देयरफॉर द वेरिएशन इन VCC विल बी जीरो बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, द वेरिएशन विल बी जीरो माइनस ICRL, और आई कैन से दैट डेल्टा V naught इज इक्वल टू माइनस ICRL. ठीक है? Call this second. Now, try to understand this thing. If you are dividing the two, यहां पर डिवाइड कर देते हैं, it will be delta V naught divided by delta VI. वो किसके बराबर आएगा? माइनस ICRL अपॉन, सॉरी, वेरिएशन डेल्टा IC आएगी, RL तो कांस्टेंट है, यहां पर माइनस डेल्टा ICRL डिवाइडेड बाय डेल्टा IB R1. ठीक है? अब देख लें, what is this? This is the change in the output current divided by the change in input current. Of course, this is बीटा, मगर AC का अभी तक हमने बीटा पढ़ा था IC by IB, ठीक है ना? IC by IB, लेकिन वो क्या था? वो था गेन, मगर DC करंट गेन, ठीक है? क्योंकि तब हमारी वेरिएशंस नहीं थी। लेकिन AC में दिस इज चेंज इन डेल्टा IC डिवाइड बाय चेंज इन IB, दैट इज बीटा AC इनटू RL by R1, एंड हमने पढ़ा है लोड रेजिस्टेंस इन केस ऑफ, आउटपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कॉमन एमिटर मोड 10 किलो ओम, और इनपुट रेजिस्टेंस RI यू कैन कीप दिस 1 किलो ओम, एंड रेशियो जो आएगा वो आएगा nearly 10, और therefore you call this as resistance gain. ठीक है ना? And this is of course, what is this? This is the voltage gain, AV. ठीक है ना? अब देख लें आप, वोल्टेज गेन यहां पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? ये आप देखें, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब कॉमन एमिटर मोड पढ़ाया था तो उसके लास्ट पे मैंने कहा था, इन केस ऑफ कॉमन एमिटर मोड देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्रीज, पढ़ा था हमने। This negative sign actually signifies the fact that yes, your voltage is being amplified, but at the cost that its phase is being shifted. वो कैसे हो रहा है वो आप देखें। आपका आउटपुट करंट जो है वो IC है। जब आपका आउटपुट करंट बढ़ जाएगा, ये देखें आप, इस वाली एक्सप्रेशन को देखिए, जब आपका आउटपुट करंट बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स VCE घट जाएगा, है कि नहीं?
यानी कि आपके आउटपुट करंट बढ़ने से आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक। लेकिन आपका आउटपुट करंट कब बढ़ रहा है? आपका आउटपुट करंट कब बढ़ रहा है? आपका आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है, वो तब बढ़ेगा ऑफ कोर्स जब आपका बेस करंट बढ़ेगा, क्योंकि ग्राफ भी ये कह रहा है कलेक्टर करंट बढ़ रहा है जब बेस करंट बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं जब आपका बेस करंट बढ़ेगा तो आपका कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, और जब आपका कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो आपका आउटपुट वोल्टेज घट रहा है। और कहने का मतलब ये कि आपका इनपुट करंट IB बेस करंट कब बढ़ेगा? आपका इनपुट करंट तब बढ़ेगा जब आपका इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जब आपका इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा तो आपकी बेस करंट बढ़ रही है, बेस करंट बढ़ने की वजह से आउटपुट करंट कह रहा है आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और जब आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज घट जाएगा, आउटपुट वोल्टेज जो है वो घट जाएगा। चलो इसके साथ तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं चेंज की बात करना चाहूंगा। चेंज मैं अगर कहूं तो इनपुट वोल्टेज बढ़ने का मतलब द चेंज इज पॉजिटिव। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज घटने का मतलब द चेंज इज नेगेटिव। So it means that if you are feeding a positive change in the input, you are getting a negative change in the output. And if you are feeding a negative change in the input, you are getting a positive change in the output. This is the reason this negative sign signifies a phase shift of the input and the output by phase degrees of 180 degrees. ठीक है, and this effect is called as मिलर इफेक्ट। समझ गए कि नहीं? और बाकी गेन्स जो है, ये तो वोल्टेज गेन था, करंट गेन भी हमने पढ़ लिया है, पावर गेन भी हमने फिर पढ़ा था। Therefore, you are seeing that your transistor is being used as an amplifier, and the amplification property is such that a very small input is being fed, and your much larger outputs are being controlled in the output. मगर हमने amplify किसको किया? वोल्टेज को। ठीक है, therefore BJTs are when you are feeding, you're amplifying your voltages. That too when you're giving very small inputs on the input side, and you're getting much larger outputs in the output side. You call this amplification, or you call these amplifiers as voltage amplifiers. क्या बोलते हैं इनको? वोल्टेज एम्पलीफायर तब होता है जब आपका इनपुट साइड पे जो आपने इनपुट दे दिया वो बहुत स्मॉल होगा। स्मॉल इनपुट्स ऑन द इनपुट साइड, मच लार्जर आउटपुट्स ऑन द आउटपुट साइड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। लेकिन कभी कभी आप क्या करेंगे, आप बहुत ही ज्यादा बड़े इनपुट्स इनपुट साइड पे देंगे। हाँ, उनकी भी एम्पलीफिकेशन हो जाएगी, लेकिन तब उन एम्पलीफायर्स को वोल्टेज एम्पलीफायर्स नहीं कहते, वी कॉल दोस एम्पलीफायर्स एज पावर एम्पलीफायर्स। ठीक है कि नहीं? Therefore, this is the overall concept of how there occurs a phase shift, what is the Miller effect, and of course that why we are modifying this circuit in order to have this operational point very much stabilized, and we are using this voltage divider biasing circuit in order to simplify, or in order to keep that operational point stabilized. ठीक है, thank you so much. We'll continue in the next lecture with the transistor as an oscillator.